हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, हमारा जो एक चैप्टर था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आज हम अपना सेकेंड चैप्टर है द ब्लड वो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो हम अपना आज नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके फंक्शंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलर कंपोनेंट्स और क्या क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है और ये जो चैप्टर है हम बिल्कुल आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम डेफिनेशन देखते हैं ब्लड की। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट इन द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड है वो क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब देखो, जो हमारा ब्लड है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है? वो प्लाज्मा प्लस ब्लड के जो सेल्स होते हैं उनसे मिलके बना है। देखो, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ क्लियर स्ट्रो कलर वाटरी सब्सटेंस या फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। इन विच सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर क्या है? अलग अलग तरह के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं सस्पेंड होते हैं। प्लाज्मा नॉर्मली कंसिस्ट 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड द सेल फ्रैक्शन 45%। जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर 55% होता है, जो प्लाज्मा 55% है, प्रेजेंट होता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। और जो सेल फ्रैक्शंस होते हैं वो कितनी होती है? 45%, ठीक है। अ होल ब्लड सैंपल मिक्स विद एन एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट क्लॉटिंग। अब देखो, जो हमारा ब्लड सैंपल होता है उसमें क्या होता है? हम एंटीकोगुलेंट्स हैं जो वो मिक्स करते हैं ताकि ब्लड में क्लॉट ना बने। वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को, ठीक है। ब्लड मेकअप अबाउट 7% ऑफ द बॉडी वेट। जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है? हमारा जो बॉडी वेट है उसका 7% वेट कवर करता है, ठीक है। 7% बनाता है ब्लड बॉडी वेट। इसकी जो वैल्यू होती है ब्लड की वो 7% होती है हमारे बॉडी वेट में। अब देखो फंक्शंस क्या हो ब्लड के। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन। इसमें क्या होता है? देखो, जो ब्लड है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है और क्या करती है? वो लंग से टिश्यू में जाती है। जो दूसरा फंक्शन है उसमें वो क्या करता है? CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स तक लेके आता है। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ से क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है। हॉर्मोन्स को फ्रॉम ग्लैंड्स। और वेस्ट ऑफ किडनी, जो हमारा किडनी का वेस्ट होता है उसको भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड। नेक्स्ट है रेगुलेशन। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। पीएच को मेंटेन करता है। जो इसका पीएच होता है ब्लड का कितना होता है? 7.35 टू 7.45, ठीक है। और हमारी जो फ्लूइड होती है उसको बैलेंस करता है कौन? ब्लड। और देखो फिर प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे हमारी इम्यूनिटी में जो WBCs होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। और क्लॉटिंग में प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस, ठीक है। इसमें कुछ प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है ब्लड, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। अब हम इसकी क्या देखेंगे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ब्लड की। सबसे पहले हम उसका कलर देखते हैं। कलर क्या होता है? ब्राइट रेड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? डार्क रेड। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होती है? 5 to 6 लीटर होती है एडल्ट के अंदर, ठीक है। पीएच होती है ब्लड की कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होती है कि ब्लड कितना गाढ़ा होता है, थिक कितने होता है, ठीक है। वो होते हैं 4 to 5 टाइम्स थिकर देन वाटर। जो हमारा वाटर होता है ना उसकी थिकनेस से 4 से 5 टाइम ज़्यादा थिक होता है, मतलब इतना गाढ़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्स 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज
कंपोजिशन वही है सेम, प्लाज्मा 55%, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा से मिलके बना होता है जो कि 55%। और नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि हैं 45%, जिसमें क्या क्या आते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स ही आते हैं। ठीक है, अब हम प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इन विच ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। देखो बच्चों, जो प्लाज्मा है वो क्या है, लिक्विड पार्ट है किस ब्लड का, ठीक है, जिसके अंदर जो ब्लड के सेल्स है वो सस्पेंड होते हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जो प्लाज्मा के अंदर क्या ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पेल येलो इन कलर, जो प्लाज्मा का कलर होता है कैसा होता है, पेल येलो। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा किन चीज़ों से मिलके बना है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है 92%। ठीक है, 90 से 92% क्या होता है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा का। एक्ट एज सोलवेंट, ये सोलवेंट की तरह एक्ट करता है, और हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स को एक्सप्लेन करो, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो हमारे 3 होते हैं। पहला होता है एल्ब्यूमिन, अब हम एल्ब्यूमिन को पढ़ेंगे। ठीक है, द मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, जो एल्ब्यूमिन है वो मोस्ट अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अबाउट 60% ऑफ द टोटल। मान लो जो प्लाज्मा प्रोटीन है 6 to 8% है ना, 6 to 8% का भी 60% जो होता है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका क्या फंक्शन होता है एल्ब्यूमिन का, ये क्या करता है, ओस्मोटिक प्रेशर होता है जो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल फॉर फ्री फैटी एसिड, सम ड्रग्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन। और ये क्या करता है, एक कैरियर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है, किसके लिए, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनको, ड्रग्स को, और कुछ स्टेरॉइड्स जो हमारे हार्मोन होते हैं उनको क्या करता है, कैरी करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो हम सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे जो है ग्लोबुलिन। ठीक है, देखो द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ ग्लोबुलिन्स आर। अब जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसको भी हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है जो एंटीबॉडीज़, इसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इम्यूनिटी। अब जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किसमें, हमारी इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, और सेकेंड इसका क्या होता है ग्रुप, वो है ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन्स विच बाइंड टू एंड ट्रांसपोर्ट सम हॉर्मोन्स एंड मिनरल सॉल्ट इन द ब्लड स्ट्रीम। और क्या करते हैं, कुछ जो कुछ जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं और जो हॉर्मोन्स होते हैं ये उनके साथ बाइंड कर जाता है ग्लोबुलिन, और फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, और जो थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है वो है फिब्रिनोजन। ठीक है, देर आर सेवरल क्लोटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम। अब देखो ब्लड स्ट्रीम है ना, जो हमारी ब्लड है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्लोटिंग प्रोटीन या फिर क्लोटिंग फैक्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और विच फाइब्रोजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट, जिसके अंदर से जो हमारा फाइब्रोजन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट है। ठीक है, और कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जिसकी जो कि 1 to 2% होती है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है न्यूट्रिएंट्स, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, गैसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड। नेक्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड के सेल कौन से सेल्स है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, सबसे पहले 3 तरह के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है RBC, जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। सेकेंड है WBC, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स।
और सेकेंड थर्ड है प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि कैसे जो सेल्स है वो डिवाइड होते हैं। देखो, जो हमारे सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स, वो पहले तो 3 टाइप में डिवाइड हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। जो RBC हैं वो होते हैं 4.5 to 5.4 मिलियंस प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। WBC 4 to 11,000 प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लेटलेट्स होते हैं 4 to 5 लाख प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। आप देखो, WBC वो आगे फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर, न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स के अंदर। और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अंदर। अब देखो, मोस्ट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो। जितने भी हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। सम लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन लिम्फोइड टिश्यू। जो कुछ ऐसे लिम्फोइड्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे लिम्फोइड टिश्यू के अंदर बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल फॉर्मेशन, ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। जो सेल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है हम उसको क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम RBCs होते हैं जो इरेथ्रोसाइट्स, उसको पढ़ेंगे। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल, ये क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट ब्लड सेल है। ठीक है, 4.8 to 5.4 मिलियन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर हमारे सेल्स। जो इसका लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज साइकिल होती है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, दे आर थिन फ्लैटेंड बाय कनकेव डिस्क। देखो, ये क्या होते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। जो WRBC होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं और फ्लैट्स होते हैं, बाई कनकेव डिस्क शेप, इसकी शेप होती है डिस्क साइज, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, आपने देखी होगी इमेज। ये फ्लैट होते हैं, बाई कनकेव मतलब इसके अंदर थोड़ी सी ऐसे कनकेव शेप प्रेजेंट होती है, और ये डिस्क की तरह होते हैं बिल्कुल ऐसे। ठीक है, विद नो न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड द डायमीटर इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर। इसका डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। द बाइकनकेविटी इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। जिसका बाइकनकेव सरफेस होता है वो क्या करता है, इसकी इंक्रीज कर देता है गैसेस एक्सचेंज को। ठीक है, एंड द थिन सेंट्रल पोर्शन अलो करता है फास्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस। जो ये अंदर से जो थिन होता है, थिन पोर्शन होता है वो क्या करता है, फास्ट एंट्री एंड एग्जिट कर देता है किसकी, गैसेस की। नेक्स्ट है रेड कलर ड्यू टू प्रोफेरिन पिगमेंट होती है ऑफ हीमोग्लोबिन। जो रेड कलर होता है RBC का, क्या होता है, एक पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन की, उसके कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस। मतलब इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। जो प्रोसेस होती है RBC की फॉर्मेशन की, उसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस। बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस, इरेथ्रोसाइट्स कैन नॉट डिवाइड इन द ब्लड स्ट्रीम। अब देखो, हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो उसके कारण क्या होता है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो ये आगे डिवाइड नहीं करेगा हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। द नंबर आर मेंटेन बाय बैलेंसिंग प्रोडक्शन इन द रेड बोन मैरो एंड ब्रेक डाउन मेनली इन द लीवर एंड स्प्लीन। तो जो इसका नंबर होता है RBC को कैसे मेंटेन होता है, दो प्रोडक्शन होता है जो इसका RBC का किस में, रेड बोन मैरो के अंदर। जो ब्रेक डाउन होता है किस में होता है, लीवर और स्प्लीन के अंदर। मतलब बनने भी RBC और क्या होंगे, डिस्ट्रॉय भी होंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोसाइट डेवलपमेंट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टेक अबाउट 7 डेज। तो जो प्रोसेस होती है किसी भी RBC की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, वो क्या करती है, 7 डेज लेती है। ठीक है, हमारे जो स्ट्रीम सेल से, जो स्ट्रीम सेल से जो WBC बनते हैं, RBC सॉरी, वो क्या करते हैं, 7 दिन लेते हैं इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है जो हमारा स्ट्रीम सेल, फिर क्या होता है, प्री इरेथ्रोब्लास्ट सेल्स बनते हैं जो कि होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमेच्योर RBC। जो इमेच्योर RBC है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, सस्पेंड हो जाते हैं किसके अंदर, सर्कुलेट करते हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, अब जो ब्लड सर्कुलेशन में चलते जाएंगे 2-3 दिन के बाद, फिर ये क्या होंगे, उसमें सर्कुलेट करेंगे ब्लड के अंदर, फिर क्या हो जाएंगे, मैच्योर RBC में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर RBC किस में होती है, हमारे ब्लड के अंदर। देखो, द इमेच्योर सेल्स आर रिलीज इनटू
ब्लड स्ट्रीम जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। एंड द मैच्योर इनटू इरेथ्रोसाइट्स ओवर अ फ्यू डेज विद इन द सर्कुलेशन। देखो जो इमेच्योर सेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम, रिलीज कर देते हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। एंड मैच्योर इनटू द इरेथ्रोसाइट्स ओवर अ फ्यू डेज विद इन द सर्कुलेशन। फिर क्या करते हुए इरेथ्रोसाइट्स मैच्योर हो जाते हैं आरबीसी के अंदर कुछ दिनों में सर्कुलेशन के अंदर ही, ठीक है। विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं कोबालामाइन एंड द फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी सिंथेसिस। आरबीसी की सिंथेसिस के लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड रिक्वायर होता है। दे आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑल्सो विटामिन B12 मस्ट बी बाउंडेड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। देखो जो ये क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब विटामिन B12 और फोलिक एसिड वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जिसमें जो विटामिन B12 होता है वो क्या होता है, बाउंड करता है किसके साथ, इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्ब होने के लिए इससे क्या करता है, इंट्रेंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होना पड़ता है। और फोलिक एसिड है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, तो उन्हें और भी ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि उस टाइम आरबीसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कि आरबीसी डिस्ट्रॉय कैसे होती है। देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। देखो जो आरबीसी है वो किस में टूट जाता है, हीम और ग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है किस में टूट जाता है, हीम में और ग्लोबिन पार्ट में। जो ग्लोबिन होता है वो होता है हमारा रीयूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन पार्ट है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो प्रोटीन पार्ट है वो दोबारा उसे हम रीयूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है जो हीम है वो आगे फर्दर डिवाइड करता है किसके अंदर, आयरन और ब्लूवर्डिन के अंदर, ठीक है। जो आयरन है वो फिर से रीयूज़ हो जाता है और जो ब्लूवर्डिन होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि आगे लीवर में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ब्लूरुबिन के अंदर, ठीक है। जो ब्लूरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन, क्योंकि ये जो एल्ब्यूमिन है क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लूरुबिन है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है। ब्लूवर्डिन प्लस एल्ब्यूमिन किसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, लीवर के अंदर, फिर क्या बन जाता है, ब्लूवर्डिन। और जो ये लीवर है इसके अंदर आने के बाद जो ये फिर से एल्ब्यूमिन होता है वो डी अटैच हो जाता है, ठीक है। अब जो लीवर से जो बाइलरूबिन बिल्यूरूबिन होता है वो किसके अंदर आ जाता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। कुछ बाइल डक्ट्स होती है जो बाइल को सिक्रीट करती हैं उसकी प्रेजेंस में। अंडर द एक्शन ऑफ द माइक्रोब ब्लूबर्डिन स्टार्ट डिग्रेड। उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोब्स के एक्शन स्टार्ट होने से जो हमारा जो ब्लूरुबिन होता है वो क्या होता है, डिग्रेड होने लग जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यूरिनोब्ल्यूजन और स्टर्कोब्लिन के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, सिक्रेट हो जाता है थ्रू यूरिन, और जो स्टर्कोब्लिन होता है वो एक्सक्रीट होता है थ्रू फिकल मैटर, और जो क्या करता है ये ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है किसको, फिकल मैटर को, ठीक है। देखो एज एरेथ्रोसाइट एज, जैसे जैसे एरेथ्रोसाइट्स उसकी एज होने लगती है, दे सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर फेजाइल। जो उनकी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, मोर फेजाइल हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। एंड सो मोर ससेप्टेबल टू रप्चर। और फिर क्या होता है, उसकी रप्चर होने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस डज नॉट हैपन इन द सर्कुलेशन। ये ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रक्शन और आरबीसी का वो सर्कुलेशन के अंदर ना हो, क्योंकि बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द एरेथ्रोसाइट्स ब्रेक डाउन वो ट्रिगर ब्लड क्लॉटिंग एंड डैमेजिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। क्योंकि अगर जो आरबीसी है वो सर्कुलेशन के अंदर ब्रेक डाउन होगा तो उससे क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं किसको, ब्लड की क्लॉटिंग को, और वहाँ पे क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी को जो कि है ल्यूकोसाइट्स। देखो डब्ल्यूबीसी इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द डिफेंस एंड इम्यूनिटी। जो डब्ल्यूबीसी है उसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके अंदर, हमारे डिफेंस के अंदर और इम्यूनिटी के अंदर। दे डिटेक्ट फॉरेन एंड एबनॉर्मल मटेरियल एंड डिस्ट्रॉयड। जो आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, और जो एबनॉर्मल मटेरियल होता है उसको, और फिर क्या कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स। अब देखो
WBC के दो मेन टाइप हैं, सबसे पहले है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स को देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेनुल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिस्ट्रॉयड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय फैगोसाइटिस प्रोसेस। और जो ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो WBC क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कौन सी प्रोसेस से, फैगोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है। अब इसके कुछ है, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन से आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसाइनोफिल्स, ठीक है। और जो एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो ग्रेनुल्स है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है वो सबसे बड़ा सेल है और जो लिम्फोसाइट है वो सेकेंड लार्जेस्ट सेल है, मतलब WBC है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। दे आर स्मॉलर एंड फास्ट सेल। ये क्या होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इनका साइज जो होता है स्मॉल होता है, ये बहुत फास्ट होते हैं सेल्स, ठीक है। प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्वोजन एंड रिमूव डेड सेल्स एंड डेब्रीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, किससे, जो हमारा कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी रिमूव कर देता है डेड सेल और जो डेब्रीज होते हैं किसी भी डैमेज टिश्यू से। अब कोई मान लो टिश्यू जो डैमेज हो गया, वहाँ पे जो डेड सेल्स होते हैं फिर कोई डेब्रीज होती है, उसको क्या करते हैं, रिमूव करने का काम भी कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। अगर कोई बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसके साथ जो फाइट करता है वो भी क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स फाइट करते हैं, ठीक है। दे आर अटैच्ड they are attacked in large number to an area of infection by the chemical called cytotoxin। अब देखो किसी भी एरिया में क्या कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, अब वो जहाँ जिस एरिया पे इन्फेक्शन हो वो क्या करता है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, जैसे कि साइटोटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लार्ज नंबर में अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, विच आर रिलीज्ड बाय डैमेज सेल। देखो किसी भी एरिया पे ना इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा, जो डैमेज सेल है वो क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं जैसे कि साइटोटॉक्सिन्स। उस केमिकल की वजह से ना बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स उस जगह पे आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। दे आर हाईली मोबाइल। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। देयर नंबर राइज वेरी क्विकली इन द एरिया ऑफ डैमेज एंड इन्फेक्टेड टिश्यू। अब जो कोई भी डैमेज एरिया होता है, फिर कोई इन्फेक्टेड टिश्यू होता है, वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का नंबर जल्दी इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स लाइव करते हैं अप टू 5 days इन द ब्लड स्ट्रीम। देखो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसकी लाइव डे कितना होता है, 5 दिन तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, किसी भी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। बट वंस दे आर एक्टिवली फैगोसाइटिस, लेकिन जब एक बार ये अपना एक्शन स्टार्ट कर देते हैं फैगोसाइटिस का, जो ट्रिगर किया जाता है किसी भी मटेरियल द्वारा, देयर सर्वाइवल टाइम इज़ लेस देन आर। तो उनका जो सर्वाइवल टाइम होता है न्यूट्रोफिल्स का वो डिक्रीज हो जाता है, जो कि हो जाता है कम से कम 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर फिर वो सारे क्या होते हैं, डेड हो जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स एनगल्फ एंड किल बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटिस। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं और किल करते देते हैं बैक्टीरिया को, किसके द्वारा, फैगोसाइटिस के द्वारा। नेक्स्ट है इसाइनोफिल्स। इसाइनोफिल्स आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटिस बट लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल्स। जो इसाइनोफिल्स होते हैं वो भी कैपेबल होते हैं किसके, फैगोसाइटिस करने में, लेकिन वो क्या होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं देन द न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स से कम एक्टिव होते हैं, लेकिन ये भी सेम काम करते हैं जो न्यूट्रोफिल्स करता है, जो कि इनके पास कैपेसिटी होती है फैगोसाइटोसिस की। द स्पेशलाइज्ड रोल अपीयर इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट्स एंड वोम। इनका जो काम है, जो स्पेशल रोल होता है इसेनोफिल्स का, वो क्या देखा गया, ये एलिमिनेट करते हैं किसको, पैरासाइट्स को, और जो वोम्स होते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जो हमारा ग्रेनुलोसाइट वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, बेसोफिल्स एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। जो बेसोफिल्स होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएट होते हैं एंड कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स। और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है, पैक्ड विद हिस्टामिन एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रमोट इन्फ्लामेशन। और इसके अंदर क्या होता है, देखो जो इसके ग्रेनुल्स होते हैं बेसोफिल्स के, उनके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन और कुछ अदर सब्सटेंस है वो पैक्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे मोनोसाइट्स को। दे आर द लार्जेस्ट WBC। क्या सबसे बड़े सबसे लार्ज जो हैं RBC और WBC है, ठीक है। आफ्टर रिलीज फ्रॉम द रेड बोन मैरो दे माइग्रेट
इनटू टिश्यू एंड डेवलप इनटू मैक्रोफेजेस। अब देखो जब मोनोसाइट्स हैं रिलीज होता है किससे, फ्रॉम बोन, रेड बोन मैरो से, और किस में माइग्रेट कर जाता है इनटू टिश्यू या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब ये माइग्रेट करता है तो किस में डेवलप हो जाता है, मैक्रोफेजेस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी मोनोसाइट जो रिलीज होता है रेड बोन मैरो से और फिर यहाँ पे माइग्रेट करता है टिश्यू के अंदर तो किस में डेवलप हो जाता है, मैक्रोफेजेस के अंदर। दे हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी। अब जो मोनोसाइट्स होते हैं उसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसके अंदर इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी के अंदर। और जो सेकंड होता है वो होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलर देन द मोनोसाइट्स हैविंग लार्ज न्यूक्लियाई। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो साइज में तो जो मोनोसाइट्स होते हैं उनसे छोटे होते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सम सर्कुलेट इन द ब्लड, कुछ हैं जो लिम्फोसाइट जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ फाउंड इन द टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। लेकिन कुछ मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं कि इसके अंदर मिलते हैं हमें टिश्यू के अंदर या फिर लिम्फोइड सिस्टम और स्प्लीन के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द बॉडी इम्यून प्रोटेक्शन। जो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी बॉडी के इम्यून प्रोटेक्शन के लिए। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन लिम्फोसाइट्स डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब देखो लिम्फोसाइट्स के फंक्शन के हिसाब से हम फंक्शन ही फंक्शन ही है यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना ताकि आप मेरी तरह भूलो ना। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन लिम्फोसाइट्स डिवाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है टी लिम्फोसाइट्स और सेकंड है जो है बी लिम्फोसाइट्स। देखो हम पहले टी लिम्फोसाइट्स को देखते हैं। फाइनली मैच्योरेशन ओकर इन थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। जो मैच्योर करते हैं टी लिम्फोसाइट्स वो उसकी कहाँ पर होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। ठीक है, द टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी जो हमारी सेलुलर इम्यूनिटी होती है ना बॉडी की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब देखो हम बी लिम्फोसाइट्स के बारे में देखेंगे। फाइनली मैच्योरेशन ओकर इन लीवर एंड बोन मैरो। जो फाइनल मैच्योर होते हैं बी लिम्फोसाइट्स वो किस में होते हैं, लीवर में और बोन मैरो। जो लीवर में होते हैं वो होते हैं फीटल लाइफ के अंदर होते हैं, मतलब जो बी लिम्फोसाइट्स जो मैच्योर करते हैं वो फीटल लाइफ में कहाँ पर होते हैं, लीवर के अंदर। और डिलीवरी के बाद कहाँ पे होती है, आफ्टर बेबी की डिलीवरी वो होती है, आफ्टर बेबी मतलब बर्थ के बाद जो होते हैं बोन मैरो के अंदर होते हैं। ठीक है, द बी लिम्फोसाइट्स फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड बाय एंटीबॉडीज़। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमोरल जो इम्यूनिटी होती है हमारे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाय एंटीबॉडीज़। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की। अब देखो अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल डिस्क शेप सेल। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल और एक डिस्क शेप की सेल होते हैं जिसका डायमीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट इन रेड बोन मैरो। ठीक है, जो हमारी रेड बोन मैरो होती है उसके अंदर होते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल्स होते हैं, उससे क्या होता है, प्लेटलेट्स का ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट होते हैं वहाँ से वो। ठीक है, दे हैव नो न्यूक्लियस, प्लेटलेट्स का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। एंड द साइटोप्लाज्म जो पैक्ड होता है विद द ग्रेन्यूल्स। और जिसका साइटोप्लाज्म होता है प्लेटलेट्स का वो किसके साथ होता है, पैक्ड ग्रेन्यूल्स के साथ। दैट कंटेन डिफरेंट सब्सटेंसेस विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो इसकी प्लेटलेट्स होती हैं उसके जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर अलग अलग सब्सटेंस होता है वो पैक्ड होता है जो कि हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, द लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज अबाउट 8 to 10 days। जो लाइफ स्पान होता है प्लेटलेट्स का वो कितना होता है, 8 से 10 दिन। दूस प्लेटलेट्स विच नॉट यूज इन हेमोस्टेसिस। जो ऐसी प्लेटलेट्स जो हेमोस्टेसिस में यूज़ नहीं होती वो एंड डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजिस इन द स्प्लीन। तो वो क्या करती हैं, वो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है मैक्रोफेजिस द्वारा स्प्लीन के अंदर। ठीक है, जो प्लेटलेट्स हम यूज़ नहीं करते ना हेमोस्टेसिस के अंदर उनका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्शन हो जाता है मैक्रोफेजिस द्वारा स्प्लीन में। ठीक है, द हार्मोन थ्रोम्बोपोइटिन फ्रॉम द लीवर स्टिमुलेट प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन। जो हार्मोन होता है एक थ्रोम्बोपोइटिन वो क्या करता है लीवर से
स्टिमुलेट करता है, मतलब लीवर में बनता है और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को प्रोडक्शन में, ठीक है। जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन होती है प्लेटलेट्स की, वो कहाँ पर होती है, स्प्लीन के अंदर। अब देखो, अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं हेमियोस्टेसिस। इसमें क्या होता है कि अब कोई भी ब्लड वेसल में कोई इंजरी हो गई, जिसमें क्या होता है, हमारा ब्लड लीक करता है या फिर ब्लड फ्लो करता है, तो उसको द प्रोसेस, जिसको हम ब्लड स्टॉप करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं हेमोस्टेसिस, ठीक है। कि ब्लड कितनी देर में रुक रहा है, क्लोट कितनी जल्दी बन रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लोट की फॉर्मेशन को बनना ही हम हेमोस्टेसिस बोलते हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ सीजेशन मतलब रोकना किसको, ब्लीडिंग का, एंड हीलिंग ओकर इन अ सीरीज ओवरलैपिंग प्रोसेसेस। देखो, पहले तो ब्लीडिंग को रोकना और फिर उसकी हीलिंग करना एक सीरीज में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोस्टेसिस। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले है वेसो कंस्ट्रक्शन। अब देखो, कोई भी मान लो कहीं भी हमारी ब्लड वेसल में इंजरी हुई, ठीक है, और वहाँ पर कितनी जल्दी ब्लड क्लॉट बनेगा, कैसे ब्लड क्लॉट बनेगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, हमें सारी प्रोसेस एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो वेसो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, व्हेन प्लेटलेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद a damaged blood vessel wall, the surface became sticky and they adhere to site। अब देखो, कोई भी प्लेटलेट्स है, वो अगर किसी भी कांटेक्ट में आ रही, किसके, डैमेज ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आ रही, तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया होता है जो ब्लड वेसल्स का, वो स्टिकी हो जाता है और वो क्या करता है, अडेयर करता है टू द साइड। जो प्लेटलेट्स होती हैं उस साइड पर आके चिपक जाती हैं, ठीक है। देन प्लेटलेट्स रिलीज सीरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन विच constrict the vessel, रिड्यूस और स्टॉप ब्लड फ्लो थ्रू इट। अब देखो, जो अब वहाँ पे क्या हुआ, प्लेटलेट्स क्या हुआ, एक्यूमुलेट होने लग गई है, वो क्या करेंगी, कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जैसे सीरोटोनिन हो गया और थ्रोम्बोक्सिन्स हो गया। वो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और स्टॉप कर देगा ब्लीडिंग। उस ब्लड फ्लो हो जाएगा और स्टॉप भी हो जाएगा और कम भी हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर से, मतलब ब्लड वेसल्स का। तो इस पॉइंट में क्या है, वैसे कंस्ट्रक्शन में देखो, कोई भी ब्लड वेसल हो डैमेज होगी, ठीक है, अब उसका सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, वो क्या करेगा, अडेयर करेगा, मतलब चिपका लेगा किसको, प्लेटलेट्स को, ठीक है, अपने साथ उस साइड पर। अब क्या होगा, वो प्लेटलेट्स रिलीज करेंगी कुछ ऐसे केमिकल्स, जैसे सीरोटोनिन हो गया और थ्रोम्बोक्सिन। वो क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर उससे क्या होगा, रिड्यूस और स्टॉपिंग ब्लड फ्लो थ्रू इट। उसके अंदर से ब्लड फ्लो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, द स्टिकी प्लेटलेट्स क्लैम्प टुगेदर। जो स्टिकी प्लेटलेट्स होती हैं दूसरे के साथ क्या होती है, क्लैम्प कर जाती है, चिपक जाती हैं, ठीक है, अच्छे से। रिलीज अदर सब्सटेंसेस, और क्या करती हैं, कुछ और अदर सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जैसे कि है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है, विच अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स टू द साइट। वो क्या करेगा, और भी प्लेटलेट्स को अपनी साइड पर अट्रैक्ट करेगा। द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम अ टेम्परेरी सील कोल्ड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। देखो, अब जो ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि कुछ और केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत सारे प्लेटलेट्स को, तो क्या एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, एक टेम्परेरी सील बना देगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। विद इन 6 सेकेंड ऑफ द इंजरी के 6 मिनट के बाद, ठीक है, एक्ट एज टेम्परेरी रिपेयर। अब आपने देखा होगा, कोई भी कभी हमारी मान लो छोटे से यहाँ पे कट लग गया है, चोट लगी, तो 6-7 मिनट के अंदर यहाँ पे ब्लड रुक जाता है, थोड़ा थोड़ा सा, जो आपको देखोगे यहाँ पे क्लैंप बना स्टार्ट हो जाता है, सील बोल देते हैं हम इसको, टेम्पररी सील, कि अब यहाँ से ब्लड फ्लो जो स्टॉप हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन में क्या होता है, 13 जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसमें हम 2 पाथवे पढ़ते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सटेंसिक पाथवे। अब देखो, एक्सटेंसिक पाथवे क्या होता है, इसमें जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया जाता है बाय द डैमेज टिश्यू सेल एंटर द ब्लड। अब देखो, कोई भी जो डैमेज टिश्यू है या फिर कोई भी सेल हो, क्या करता है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन एक इंजाइम जो रिलीज करता है, ठीक है, ब्लड के अंदर। तो उससे क्या होता है, विद इन 50 सेकेंड के अंदर वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, ठीक है,
और दूसरा प्रोसेस होती है वो होती है इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अब किसी भी जो डैमेज सरफेस होता है वहाँ पे आके चिपकेंगी और फिर क्या करती हैं, मतलब चिपक जाती है उस सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। द प्लेटलेट्स अडेयर टू द डैमेज ब्लड वेसल्स लाइनिंग। जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है ना उसके, मान लो ये कोई भी ब्लड वेसल्स इसकी लाइनिंग यहाँ पे आके प्लेटलेट्स क्या होंगी, चिपकने लग जाएंगी, ठीक है। वो क्या, ये प्रोसेस कितनी देर में होती है, विद इन 6 to 7 मिनट के अंदर होती है। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है वो क्विक होता है क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है रुक जाता है, जो कि होता है 15 सेकेंड के अंदर। अब एक फाइनल कॉमन पाथवे आता है इसमें, ठीक है। इन दोनों के बाद फिर क्या होता है, फिर जो हमारा देखो थ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, जो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, थ्रोम्बिन्स के अंदर, ठीक है। ये क्या हमारे सारे केमिकल्स हैं। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, फिर फिब्रिनोजन है उसको एक्टिवेट कर देता है। जो फिब्रिनोजन है वो क्या करता है, लूज थ्रेड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसको फाइबर्स होते के थ्रेड्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाके चिपकाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे एक अच्छा सा फाइबर का क्लोट बन जाता है। देखो देखो यहाँ पे कोई भी किसी को भी ब्लड वेसल में इंजरी हुई, यहाँ से क्या होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सब निकलने लग जाएंगे। फिर वहाँ पे क्या होता है, जो ये एक्टिव प्लेटलेट्स होती हैं वो आगे क्या करेंगी, यहाँ पे चिपकने लग जाएंगी, अडेयर करेंगी कहाँ पे, जहाँ पे साइट ऑफ इंजरी पर, वहाँ पे क्या करेंगे कि प्लेटलेट्स का प्लग फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो एक्टिवेट करेंगे इंजाइम्स होते हुए एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आके एक दूसरे के साथ चिपकने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे एक क्लोट बन जाता है फाइबर्स का, जिससे नेक्स्ट है जो वो है थ्रोम्बोलाइसिस। इसमें क्या होता है, आफ्टर कोगुलेशन क्लॉट स्टार्ट श्रिंक एंड रिट्रैक्ट द एजेस ऑफ ब्लड वेसल्स टुगेदर एंड स्क्वीज आउट सीरम। अब देखो कोगुलेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो गई है, क्या हो गया, ब्लड क्लॉट भी बन गया, अब स्टॉप भी हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा, वो क्या करेगा, अब जो क्लॉट होता है वो श्रिंक होने लग जाएगा, और वो क्या करेगा, जो एजेस होते हैं ब्लड वेसल्स के उनको रिट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, सीरम निकलने लग जाता है। आपने देखा होगा कभी चोट लग जाती है, यहाँ पे ब्राउन कलर का कोई भी वो क्लोट बनता है, अगर हम उसको वैसे ही वहाँ से उखाड़ देंगे तो वहाँ पे क्या होता है, सीरम या ब्लड होता है वो दोबारा आने लग जाता है, ठीक है। अब उसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हील करेंगे। आफ्टर क्लोट हैज़ फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इट एंड हीलिंग द डैमेज ब्लड वेसल्स बिगेन। अब जो क्लोट होता है, क्लोट बन गया, अब उस प्रोसेस के बाद क्या करेगा, वो क्लोट हटेगा, रिमूव होगा, और फिर उस प्रोसेस जो हीलिंग करेंगे हम डैमेज ब्लड वेसल्स की, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। द प्लाज्मा प्रोटीन देन the plasma protein, that is plasminogen, which is the activator of plasmin, is trapped in the clot। अब देखो जो प्लाज्मिन होता है वो क्या होता है, जो क्लोट बना है ना उसी के अंदर क्या होता है, ट्रैप होता है, मतलब उसी के अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रोजेंस क्लोट बनता जो। अब वो क्या करता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है प्लाज्मिनोजन, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है प्लाज्मिन प्रोटीन को जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो प्लाज्मिन होता है वो क्या करता है, ब्रेक्स डाउन फाइबर्स को, स्ट्रैंड को, रिमूविंग एंड क्लोट इट अलो टिश्यू रिपेयर। जो प्लाज्मिन होता है फिर वो क्या करेगा, जो हमारे फाइबर्स के स्ट्रैंड होते हैं उसको क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देगा और वहाँ से रिमूव कर देगा क्लोट को, और फिर क्या करेगा, टिश्यू रिपेयरमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लोटिंग फैक्टर्स। देखो हमारे जो ब्लड में वो तो 13 क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब उनके सीक्वेंस में इनका हमें नाम याद करना है कि पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, ठीक है। देखो जो फर्स्ट होता है वो होता है फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, सेकेंड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड होता है टिश्यू फैक्टर, ठीक है, फोर्थ होता है वो है कैल्शियम, फिफ्थ होता है एसिग्लोबुलिन, और जो सिक्स होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब ऐसा कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता 6 नंबर पे। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कि 6 नंबर को छोड़ के इसको 6 नंबर पे लिख देंगे, हमें स्पेशल मेंशन करना पड़ता है कि 6 नंबर पे कोई भी क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, इसको हम एब्सेंट दिखाते हैं, ठीक है। 7th पे है स्टेबल फैक्टर, 8 पे है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, 9 है क्रिश्चियन फैक्टर, 10 है स्टेट पावर फैक्टर, और फिर 11th है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, 12th है
हिग्मा फैक्टर, और जो हमारा 13 है वो है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो 13 है, ये हमें सीक्वेंस में याद करने पड़ते हैं। आप देखो विटामिन के एसेंशियल होता है किसकी सिंथेसिस के लिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्लोटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th एंड 10th, इनके लिए क्या होता है, विटामिन के एसेंशियल होता है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इतना ही था हमारे सिलेबस में। थैंक यू बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको ये सारे नोट्स की अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।